नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। देश में लोकतंत्र का महापर्व यानी कि वोट चल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुए। जनता ने ईवीएम की मशीन में नेताओं की किस्मत को कैद कर लिया और साथ ही चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए हर संभव इंतजाम किया है। उधर राजनीतिक दल भी एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचाने में एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आए। आज सुबह 7 बजे से लेकर मतदान शुरू हुआ और अब थम चुका है ये मतदान। शाम के 5 बजे तक कहां-कहां कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं इसके भी आंकड़े हम आपको जारी करेंगे। आंकड़ों के मुताबिक देखें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 77.57% मतदान हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक 57.54% वोटिंग हुई है। बिहार में 46.42% मतदान सबसे कम हुआ है। राजस्थान में 50.27% मतदान हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज किन किन दिग्गजों ने वोट डाला है, अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। और साथ ही आपने मोहन भागवत को देखा, तस्वीरों में नितिन गडकरी को आप देख सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस, साथ ही ये देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है जिन्होंने महाराष्ट्र में आज वोट डाला है। साथ ही अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री, उन्होंने भी वोट डाला। दिया कुमारी डिप्टी सीएम राजस्थान के, उन्होंने भी वोट डाला है। चलिए आपको जल्दी से 6 तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि आज किसने कहां-कहां वोट डाला है। 6 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। पहली तस्वीर राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तस्वीर है। पश्चिम बंगाल से निशित प्रमाणिक एक्स एमओएस रह चुके हैं। और साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर भी है। और हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता आपको नजर आ रहे हैं, कीर्ति चिदम्बरम, उन्होंने भी वोट डाला है। और ये वो तस्वीर है जो कहीं ना कहीं गौरव गोगोई लोगों को मोटिवेट करती है कि घरों से बाहर निकलें और आप वोट जरूर करें। और इसीलिए हम इन तस्वीरों को लगातार दिखाते भी हैं ताकि आपके जहन में वोट को लेकर जरा भी संशय हो तो जरा क्लियर करें कि बड़े बड़े एक्टर से लेकर बड़े पॉलिटिशियंस तक घरों से बाहर निकलकर वोट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले 5 सालों तक वो आगे जाकर कोई भी शिकायत करने के अधिकारी नहीं रहेंगे अगर आज उन्होंने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, वोट नहीं किया। तो और आपको बता दें कि ये सिर्फ वोट की बात नहीं है, चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो भी लगे रहे और आपको एक एक करके तमाम खबरें भी आपको हमने पहुंचाई है। तो हमारे साथ आनंद सिंह जुड़ चुके हैं उत्तराखंड में। आनंद सिंह अभी उत्तराखंड में हैं और ऐसे में जल्दी से आनंद, क्या रहा उत्तराखंड में आज मतदान, कैसा रहा वहां पर, जल्दी से अपडेट दीजिएगा उत्तराखंड की। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए उत्तराखंड की यानी पहाड़ की, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक रुख और देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए पार्टी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां 2 जनसभाएं कर चुके हैं और टोटल 5 सीटें ऐसी हैं जो उत्तराखंड से आती हैं, जिसको लेकर पार्टी ने हर संभव कोशिश की थी कि रण के पहले फेज में उस 5 सीटों को जीतने को लेकर मुकम्मल की जा सके। अगर मतदान की बात की जाए तो सुबह मतदान तेजी से शुरू हुआ, लेकिन दोपहर होते होते मतदान कुछ कम हुआ और शाम को एक बार फिर मतदान ने तेजी पकड़ी। अगर कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 54.09% मतदान हुआ, जिसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी कि मतदान और किया जा सके, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इतिहास ये कहता है कि जब भी वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता तो बीजेपी के जीतने की मार्जिन चली जाती है, ज्यादा होती। कि अगर उत्तराखंड की बात की जाए, देवभूमि है और कहीं ना कहीं यहाँ के वोटर्स 2014-2019 में बीजेपी की तरफ पूरी तरह से चले गए थे, यानी 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की ओर गई थी या कहीं बीजेपी की ओर गई थी। और उसी को एक बार दोबारा रिपीट करने को लेकर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। और यही कारण थे कि पौड़ी गढ़वाल से अपने वरिष्ठ नेता को खुद यानी अनिल बलूनी को उतारा गया था। तो कोशिश की जा रही थी कहीं ना कहीं उस तमाम सीटों पर उसका इंपैक्ट हो सके और 5 सीटें जीतने को लेकर चीजें मुकम्मल की जा सके। ठीक है, हमारे साथ जो मेहमान है जिस डिबेट में, उनसे जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, AK मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, सैयद जवाद, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ। सबसे पहले रुक करेंगे मुकेश त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। क्या लगता है पहले चरण के मतदान में 102 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी पर जो देश के लोग हैं वो भरोसा जताएंगे? मुकेश त्यागी जी।
मुकेश त्यागी जी से मेरी बात हो रही है, आवाज आ रही है आपको? प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के प्रभात कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मुंबई से, महाराष्ट्र से हमारे साथ शुभम पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए। जल्दी से एक बार शुभम का भी रिएक्शन ले लेते हैं। शुभम, क्या रहा महाराष्ट्र में आज? कैसे, क्या लोग उत्साहित थे जब वोट डालने जा रहे थे, वोट डालने को लेकर? जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए प्रीति जी, जिस तरह से महाराष्ट्र की 5 सीटों पर चुनाव होने थे, जिसमें कुल 55.11% वोट जो है आज मतदान पड़े। देखिए, उम्मीद लगाई जा रही थी कि 60-70% वोट पड़ेंगे, लेकिन 55.11% पर वोट प्रतिशत जो है वो रहा है। और देखिए, खास तौर पर 3 से 5 के जो समय होते हैं उस पर ज्यादा मतदान पड़े, तो ऐसे में एक चिंता का विषय होगा, क्योंकि 100% वोटिंग की उम्मीद करते हैं, उसमें से 50% वोटिंग होती है। तो आप समझ जाइए कि किस तरह से जो मतदान है वो बढ़ चढ़कर विदर्भ में, खासतौर पर महाराष्ट्र की 5 सीटों पर नहीं हुए। तो ऐसे में सबसे ज्यादा अगर वोटिंग की बात की जाए तो इन 5 सीटों में सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज रहा है इन ओवरऑल में, वो जो है नागपुर की सीट पे दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि ये बड़ा सा टफ फाइट जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी जी, नागपुर में सबसे ज्यादा कम वोट मिले, 47% ही वोट नागपुर के पास। सबसे ज्यादा वोट जो है भंडारा और गोंदिया पे हुए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 55.71% वोट आज पूरे महाराष्ट्र में 5 सीटों पर पहले चरण में जहां चुनाव होते हैं वहां पाए गए। जी ठीक है, हमारे साथ ए.के. मिश्रा जी हैं, सैयद जवाद है। सैयद जवाद, क्या लग रहा है, मोदी की गारंटी इस बार पहले चरण के मतदान में भारी पड़ने वाली है? हमारे साथ रहिएगा शुभम, हमारे साथ और भी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी जुड़ेंगे, आपको मिलवाएंगे, लेकिन जवाब पहले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी। देखिए, क्या है, अभी जो वोटिंग पैटर्न सामने नज़र आ रहा है उसके अंदर जो चुनाव को लेकर के ख़ास तौर से मतदाताओं के बीच जो एक एक्साइटमेंट था वो मुझे कम नज़र आ रहा। पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जितना 2019 का बहुत ज़्यादा वोकल जिसको कहते हैं वो चुनाव था, अब के चुनाव के अंदर मुझे वोटर जो है बहुत साइलेंट नज़र आ रहा है। वो एक एक्साइटमेंट जो चुनाव का पर्व था और जिसमें दिखना चाहिए तो वो नहीं दिख रहा। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए खतरे की घंटी है, और वो इसलिए भी है क्योंकि जितना वोटिंग परसेंटेज पिछली बार का ज़्यादा था वो घटता नज़र आ रहा। अब नागपुर की बात कर लीजिए, नागपुर से आप देखिए नितिन गडकरी साहब जो हैं वो तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं, अगर ये सही होता है। लेकिन वहाँ पर सीट फंसी हुई नज़र आ रही है। वो तो आरएसएस का गढ़ है ना भाई, आरएसएस का मुख्य गढ़ होने के बावजूद भी अगर वोटिंग कम हो रही है तो ये किस चीज़ की संकेत है? अब देखिए क्या है, अब आप इधर आइए पश्चिमी उत्तर महाराष्ट्र के अंदर स्थिति क्या बनी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि अभी तक वो स्थिति जो वहाँ पर गठबंधन है, चाहे कांग्रेस का हो गया, चाहे उद्धव ठाकरे जी का हो गया, चाहे पवार जी का हो गया, वहाँ पर मैं करीब 4 स्टेट जो है नागपुर, उसके बाद आपका यवतमहल, नांदेड़ और अकोला, 4 ज़िले मैंने कवर करे थे लगभग 4 से 5 महीने पहले, और स्थिति वही सामने नज़र आ रही जो मैं पिछले 3 से 4 महीने से लगातार कह रहा हूँ कि नागपुर हो गया, चाहे नांदेड़ हो गया, उसके बाद यवतमहल हो गया, तो थोड़ी सी स्थिति वहाँ पर गंभीर है, ख़ास तौर से महाराष्ट्र के अंदर। अब आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर जिन सीटों पर 8 सीटों पर हो रही है, पीलीभीत, मैं उस सीट के ऊपर भी गया हूँ। जितिन प्रसाद पहले शाहजहांपुर एक डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ से जीत करके आते थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उसके बाद आप देखिए पीलीभीत के अंदर भी वो स्थिति नहीं बनी हुई है जैसी चाह रहे थे। नाराज़गी वहाँ के स्थानीय लोकल लोगों के बीच थी कि आपने जो है वरुण गांधी जी का टिकट काट करके जितिन प्रसाद जी को दिया। जितिन प्रसाद जी रहने वाले शाहजहांपुर के, उसके बाद वो दूसरी जगह से ज़िले से लड़े और अब उनको पीलीभीत किया जाए। मंत्री हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने वहां का अपना कैंडिडेट ना देने के बजाय कांग्रेस से आए हुए लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, तो वहां भारी नाराजगी है और सीट वहां पर भी फंसी हुई है। ठीक है, जसवीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, एक बार जसवीर का रुख कर लेते हैं। जसवीर, इस वक्त आप कहाँ हैं और क्या रहा मत प्रतिशत और साथ ही लोगों में कितना उत्साह रहा? हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो कह रहे हैं ज्यादा उत्साह इस बार के चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में नहीं देखने को मिला है। जसवीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, सही जवाब, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, वो प्रीति में यही बताने की कोशिश कर रहा था, वो एक्साइटमेंट नहीं है। अब जब एक्साइटमेंट नहीं है तो आप देखिए कि वोट जो है किधर मूव करेगा, जो टर्न करना चाहिए। अब आप आ जाइए जहां मध्य प्रदेश 25 सीटें आती थी, 25 में से 25 जो है 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। जसवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जसवीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, शायद उनसे संवाद नहीं हो पा रहा है मेरा। ए.के. मिश्रा जी, सही जवाब मैं आपके पास आती हूँ। 2
जो राज्य हैं वो हमें नजर आए इन आंकड़ों में, सबसे पहला पश्चिम बंगाल जिन्होंने सबसे ज्यादा 77% के आसपास वोटिंग यहाँ पर कास्ट हुआ है, और वहीं उम्मीदों से परे बिहार में सबसे कम मतदान 43% ओनली। ये दोनों क्या क्या साबित कर रहे हैं, मतलब ये जो आंकड़े हैं दोनों राज्यों से? बहुत खास मैसेज है ये। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर बम, गोला बारूद, गोली, बंदूक नहीं चला तो इसका मतलब है कि अब की बार किसी वोटर को धमकी नहीं मिली है कि वोट देने जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, तुम्हारा घर जला देंगे। समीकरण में ये वोटर, नहीं, मैं समीकरण की बात कर रहा हूं, ये वोटर निर्भय होकर के निकले हैं, पहली चीज मैं आपको बता दूं। और निर्भय होकर जो वोटर निकले हैं तो ये वही वोटर है जो डर के मारे, जो रनिंग जो गवर्नमेंट है, जिनको डरा के दुबका करके बम गोली चला करके इनके कार्यकर्ता टीएमसी के इनको डरा के रखते थे। ऐसे ही बिहार को मैं आपको बताऊं, बिहार में भी जब बहुत हैवी वोटिंग होती थी ना, तो इसका मतलब है कि जो वहां के लोकल दल वगैरह आरजेडी होते थे, उनके कार्यकर्ता जब जब सुपर एक्टिव रहे हैं, हॉकी लेके, बंदूक लेके, ये लेकर के, डरा के, धमका के, तब आप उठा करके देख लीजिए कि वो सुपर एक्टिव उनके जो कार्यकर्ता है, बम्पर वोटिंग वहां पे हुई है। संजय हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से, यहाँ हमारे पे वो संवाददाता। बम्पर वोटिंग ये लोग जबरदस्ती ठीक है, करवा एके जी, नहीं पा रहे हैं। संवाददाता से पहले क्या कह रहे हैं? हरिद्वार से जुड़ गए हमारे साथ, आपको आवाज आ रही है संजय मेरी? हरिद्वार में कितनी % वोटिंग रही है और लोगों का मूड कैसा रहा है पहले चरण के मतदान में? देखिए, आज उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों पर चुनाव था और हरिद्वार एक ऐसी सीट है, हॉट सीट हरिद्वार को कहा जाता है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी की जो फाइट है वो बराबर रही है और लोग भी काफी उत्साहित दिखे हैं। शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में जो परसेंटेज है वो काफी अच्छा रहा है। कुल परसेंटेज 59% हरिद्वार का रहा है, क्योंकि हम सुबह 7 बजे से ही ग्राउंड जीरो पर हमने देखा है कि लोग काफी उत्साहित है, खासकर वो युवा जो इस बार पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, सभी लोगों ने मतदान में अपना बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से हरिद्वार प्रशासन ने अपील भी की थी, उसके साथ ही साथ जो स्वीप आइकन थे वो भी लगातार हरिद्वार में काम कर रहे थे। कई महीनों पहले से ही लोगों को जागरूक कर रहे थे कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। और आपने देखा होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी जब अपने मत का प्रयोग किया तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि सबसे पहले अपने मत का दान करें, उसके बाद जलपान करे। यानी कह सकते हैं कि जो पहले मतदान उसके बाद जलपान, बड़ा मैसेज रहा ये। बाकी कोई बड़ी अपडेट होगी तो आप जरूर बताइएगा। जसबीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसबीर, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? चलिए, आपसे संवाद करने की हम वापस कोशिश करेंगे। एके जी, एक तो पश्चिम बंगाल के बारे में आपने बोल दिया, गोला बारूद, हमेशा वहां ऐसा नहीं होता, गोला बारूद यही चलता रहा। बिहार में क्यों कम गया? मैं आपको बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि बिना हिंसा के कितनी बार चुनाव हुए हैं। अब की बार हिंसा न हो, इसके लिए विशेष प्रयोग और व्यवस्था की गई है। राज्य की सरकार को कोई क्रेडिट नहीं देंगे आप? नहीं, राज्य की सरकार, जो हिंसा न हो इसके लिए केंद्रीय बल, केंद्रीय सरकार, चुनाव आयोग और राज्य की सरकार का कोई रोल नहीं। राज्य की सरकार में आप छोड़ दीजिए, राज्य सरकार के हाथ में अभी देखिए कल क्या होता है। राज्य की सरकार का कोई रोल नहीं, सारे के सारे ईवीएम बदल जाएंगे, बम गोली बंदूक चलने लगेगा। आप अपने जिम्मेदारी पे ट्रायल करना चाहती हो तो कर ले। हमने 25 साल का इतिहास देखा है, अभी नहीं 30 साल से, जब वहां पे मार्क्सवादी पार्टी रही है तो हिंसा, बम गोली ये सब जब चलता है तब ये माना जाएगा उनके। बिहार में भी यही कंडीशन है, जब वहां पे शासन व्यवस्था, इलेक्शन कमीशन कमजोर होता है तो जितने वहां के नेता हैं, बाहुबली है, वो कैसे भी करके लोगों को निकालते हैं या मतदान का परसेंटेज आपको ज्यादा जाता है। ये जो भी निकले हैं ये प्योर वोटर निकले हैं। 43% बिहार से। नहीं, 43% बिहार का मतलब, मैं तो बोलता हूँ 25% भी अगर होगा तो सरकार तो बनेगी ही बनेगी ना। नहीं, सरकार बनेगी वो अलग बात है। मतदाता क्यों इतने हतोत्साहित हैं कि वो वोट करने पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे? बिहार जैसे राज्य में वोट देने के लिए लोग सुबह रुक जाइए, सत्तू खा के रुक जाइए। अब मैं आपको बताती हूँ, सत्तू खा के घर से निकलकर वोट करके आने वाले लोग हैं। इस बार अगर 43% अगर से वोटिंग परसेंटेज है तो बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज है तो उसका रीजन बता देता हूँ ना। बंगाल और बिहार में किसके मतदाता ज्यादा रहे हैं, किसकी लहर चली है? आरजेडी की चली है, टीएमसी की चली है, तो भीड़ तो वही इकट्ठा करते हैं ना। तो उनसे पूछिए, आरजेडी और टीएमसी के यहाँ मंथन हो रहा होगा कि उनकी भीड़ क्यों नहीं निकली। उनकी भीड़ क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं निकली
कि 7 चरण में जो करवाया गया, जिसके ऊपर ममता दीदी और विपक्ष कर रही थी, वो इसी चीज के लिए 7 चरण में इतना लंबा चुनाव 4 महीने का करवाया गया मुकेश त्यागी जी, ताकि मैनेज हो सके और कोई भी आदमी हिंसा न फैला सके। मुकेश त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या मोदी की गारंटी पर पहले चरण में जो मतदान हुआ है उस पर प्रधानमंत्री की गारंटी पर सबसे ज्यादा मतदान हुए होंगे? क्या लग रहा है आपको? आप अनम्यूट कर लीजिए मुकेश त्यागी जी, आपकी आवाज कम आ रही है। एक सेकेंड, अनम्यूट। ये एक्चुअली आपका ऑडियो जो है ना, पहले मेरा दूसरे बहुत से क्लियर था, है, फिर इसके बाद आप जो भी बोल रहे हैं सब ऑन एयर जा रहा है, बहुत क्लियर है। आ रही है आवाज आपको मेरी? आपने जो भी अब तक कहा सब ऑन एयर गया है। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि पिछली बार जो था 2019 के चुनाव की तुलनात्मक, मैं समझता हूँ कि वोट परसेंटेज इस बार कम है। लास्ट टाइम जो थी वो काफी हाई वोट टर्न अराउंड था उसके कंपैरिजन में, और उसके कारण का तो विश्लेषण किया जाएगा, परंतु मुझे ये बात मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स में जो जिस प्रकार का उत्साह था और है, उन्होंने तो बढ़ चढ़ करके वोट दिया है। लेकिन जो कांग्रेस के वोट हैं या अन्य दल के वोट हैं, उनके अंदर वो बहुत निरुत्साहित महसूस कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि आज हमारे पास कोई ऐसी नुमाइंदगी नहीं है जिस पर हम विश्वास कर सके। तो वहां पर थोड़ी सी एक कंफ्यूजन की स्थिति या तटस्थता की स्थिति दिखाई दे रही थी। मैंने काफी लोगों से बात करा जो कांग्रेस के पहले समर्थक हुआ करते थे या इंडिया गठबंधन के और घटक दलों के होते थे, तो उनके अंदर एक निष्क्रियता का मुझे प्रभाव दिखा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि हमारी वोट परसेंटेज जो कि 2019 में 37.73% थी, मुझे तो लग रहा है कि हमारी 42 या मतलब 48% तक जो है वोट शेयर तमाम जो आज स्टेट में वो 102 उसमें हुआ है, वहां पर हमको मिलने की संभावना है और पीसफुल हुए ज्यादातर, सिवाय छत्तीसगढ़ को छोड़ के जहाँ पर। ठीक है, हमारे साथ जयपुर से हमारी संवाददाता भी जुड़ गई हैं। हाँ, चलिए एक रिएक्शन देना चाहते हैं, 10 अभी सेकंड। मौजूदा स्थिति ये है, खास तौर पे मैं बता रहा हूँ राजस्थान, जहाँ पे 100% स्ट्राइक रेट था, बाकायदा मुख्यमंत्री के जो जनसभाएं थी उसके अंदर भीड़ नहीं आ रही और वो दुहाइयां दे रहे हैं कि तुमको कसम है कि तुम रुक जाओ, मत जाओ, लोग जनसभाएं छोड़ करके आ रहे हैं। इधर जिस तरीके से खास तौर से ठाकुर समाज के लोगों ने, राजपूत समाज के लोगों ने जिस तरीके से एक मोर्चा खोल रखा है, खास तौर से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। जो अपर कास्ट वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, कई एक जगह पे वो वोट डालने निकला ही नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ प्रभात कुमार देखने वाली बात है। कांग्रेस के ठीक है, जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभात कुमार हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या रहेगा इस बार न्याय पत्र, और क्या न्याय पत्र पर पहले चरण में जनता ने भरोसा दिया होगा? क्या लग रहा है आपको? एक बात से दुखी जरूर हूं कि लोकतंत्र का महोत्सव था, मतदान कम हुए, इस बात का एक भारतीय नागरिक होने के नाते दुख जरूर है। लेकिन त्यागी जी बोल रहे थे तो मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा था, क्योंकि इनके नेता कहते हैं कि हम 600 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। इनके गठबंधन के नेता है नीतीश कुमार की 4000 सीट दिलवाते हैं इनको, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में। 12वीं के बाद इंटर और क्या क्या छोड़िए, उन बातों में जाता नहीं मैं। न्याय की बात हमने लोगों की बात करी है। हमारा जो न्याय पत्र है प्रीति जी, वो लोगों के लिए है। इनका जो क्या लोगों को भरोसा पहले चरण में मिला होगा न्याय पत्र को? प्रीति जी, आवाज आ रही है? आ रही है। क्या न्याय पत्र पर पहले चरण में भरोसा मिला होगा जनता का आप लोगों को? कमल हसन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वोट किया था उन्होंने, बोलिए। प्रीति जी, मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रिय साथी बैठे हैं, उनके चेहरे की बौखलाहट बता रही है कि पहले चरण के मतदान में ही इन्होंने मान लिया है कि जनता इनके साथ नहीं है। हाँ, मित्र इनके साथ हो सकते हैं, मैं इस बात से परहेज नहीं करता, मित्र होंगे इनके साथ, लेकिन जनता इन पर इसलिए विश्वास नहीं करती कि जब नारी न्याय की बात आती है तो ये मणिपुर का नग्न परेड लोगों के सामने घूमता है, जंतर मंतर में घिसटती बेटियां घूमती है। जब युवा न्याय की बात आती है तो लोगों के मन में इनका वो युवा न्याय आता है कि जब पेपर लीक होता है उत्तर प्रदेश के अंदर और युवाओं को अग्निवीर बना करके और बाद में कहते हैं भाजपा कार्यालय में चौकीदारी कर लो। तो जब ऐसी घटनाएं हुई किसानों पर, आपने देखा ही है, आपने रिपोर्टिंग करी है, खूब करी है कि इनके मंत्री का बेटा कार चढ़ाता है, तो किसान कैसे यकीन करेंगे? मुकेश त्यागी जवाब देंगे।
इसका जवाब मुकेश त्यागी देंगे भारतीय जनता पार्टी के देखिए प्रवक्ता। ऐसा है, वो मुझे फिर इन पे एक शेर याद आ रहा है कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, ये इल्जाम हम पर लगा रहे हैं रहनुमाई का, जिन्होंने चमन को रौंद डाला अपने पैरों से, वो दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। तो हमारी 2-4 कमियों को निकाल करके ये जो जितनी भी हमारी उपलब्धियां हैं उनको जो है उसमें पानी डालने का ये ऐसा काम करते हैं कि आवाज ठीक है, बोलिए प्रभात जी, जल्दी से बोलिए, उसके बाद ब्रेक पे जाना पड़ेगा। को समझ भारतीय जनता पार्टी देश के लिए कितनी महंगी पड़ेगी, और कांग्रेस वालों के पास तो मैं समझता हूँ कोई नैतिक ही अधिकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पे कोई टीका टिप्पणी करके कि उनके पास कोई औकात भी है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड औकात, क्योंकि इन लोगों ने इस देश को लूटा है। आपके लिए गालियां, अरे आपके लिए सारी गालियां कबूल है, प्रभु बोलो आप। 10 साल के कार्यकाल में पहले कांग्रेस के प्रवक्ता दिखे हैं जो ऑन एयर कह रहे हैं कि आप गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए। मेरी आवाज आ रही है प्रीति जी आपको? हाँ आ रही है। कांग्रेस की बेवा, आप 2-4 क्या क्या कैसी गालियां, ठीक है देंगे गालियां, से लिखती नहीं है इनकी गालियां हमारे लिए बड़े खुश होने में। अरे तो उनको बोलने तो दीजिए, पहले वो क्या कह रहे हैं उनको सुन तो लीजिए, बीच में बोलेंगे आपको कैसे समझ में आएगा। ये तो अभी बहुत गदगद हो रहे हैं प्रीति जी। इनकी गालियां हमारे लिए बिल्कुल आग बन जाएगी फूलों की। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, आवाज बहुत क्लियर नहीं है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, वापस चलेंगे डिबेट में, लेकिन उससे पहले आपने देखा क्योंकि आज लोकसभा के पहले चरण का मतदान था, ऐसे में आज रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कई राज्यों में रहे, लेकिन कई राज्यों में बहुत ही ज्यादा निराशाजनक वोटिंग परसेंटेज रहा, जिसमें से बिहार भी है। वहां पर वोटिंग इस बार बहुत कम हुआ है। हालांकि तमाम जो बड़े नेता हैं या बड़े लोग हैं वो बार बार लोगों से अपील कर रहे थे कि अपने घरों से निकलिए और वोट जरूर कीजिए, लेकिन अभी 7 चरण 6 चरण और बचे हैं। एक चरण का मतदान तो फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी मैं बातचीत कर रही थी हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट स्टूडियो में बैठे हैं, सैयद जवाद, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। सैयद, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है, वोट बहुत कम मिला है, इसका क्या कारण रहा? अगर देखिए क्या है, केंद्र सरकार से जो उनका वोटर पहले रहा, मैं बाकायदा कास्ट वाइज चलता हूँ, और इसके लिए तो बाकायदा जनसभाएं हुई। राजपूत समाज ने तो बाकायदा बहिष्कार करा भारतीय जनता पार्टी का, और उसके लिए आपने देखा किस तरीके से नाराजगी थी पूरे एक राजपूत समाज के अंदर, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान से होता हुआ, कुछ एक जगह पर जाकर के देखेंगे मध्य प्रदेश में भी इन्फ्लुएंस था उसका। बाकायदा उन्होंने ये अपील करी कि जो राजपूत समाज के लोग होंगे, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी तरीके से वोट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जा रहे हैं, तो उनका वो बहिष्कार कर रहे थे। तो वो देखने का, और ख़ास तौर पे जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपर कास्ट वोटर में जिसमें राजपूत समाज का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, बेइंतहा नाराजगी। ऐसी ही ब्राह्मण समाज के अंदर भी बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीदें थी, उनको बहुत ज़्यादा निराश करा गया। उसके बेसिक रीज़न ये था कि आपने जो मूलभूत समस्याओं पे 10 साल का 2014 का मैनिफेस्टो पढ़िए भारतीय जनता पार्टी का, और 2019 का मैनिफेस्टो पढ़िए, और उसके बाद किसानों की जो भारी नाराज़गी थी, जो किसानों के अंदर ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप देखिए हरियाणा, उसके बाद पंजाब और राजस्थान के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जातिगत रिफ्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा। आपको पता गुजरात से कैसा स्टेटमेंट दिया गया, उसका रिपल्शन क्या हुआ, उसके बाद जातिगत जो समाज के अंदर एक नाराज़गी है, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी जो पहले 2019 में मैनेज करने में कामयाब रही, 2-5 साल आते आते आप देखिए आकर के जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो टूट गया। और जहाँ पर ये बात कही जाती थी मोदी मैजिक की गारंटी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी मैजिक, ये जो चुनाव की वोटिंग परसेंटेज है वो मोदी मैजिक को नहीं जाहिर कर रही। जो लहर कहराई जा रही थी अब की बार 400 पार, 370 पार, वो जो लहर है वो वोटिंग परसेंटेज के अंदर तो नजर नहीं आ रही। बाकी अपना आकलन या अपना विश्लेषण कोई भी बयान कर सकता है, वो खुलेआम है, लेकिन वो मैजिक नहीं काम कर रहा है। 400 पार, चिल्ला के नहीं आराम से, ताकि लोगों को समझ में 400 पार, 370 पार, 250 पार, जिसका जो भी टारगेट है
उसके लिए वोटिंग परसेंटेज ये बहुत जरूरी नहीं है कि 90% होगा तभी। अरे अगर 40% भी वोटिंग हुई तो भी तो हार जीत होगी ना, उसमें भी तो वो 300 पार कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं। 37%, सुनिए तो 40 से 42% वोटिंग हो रही है, ठीक है। 50% पिछली बार 37.5% के आसपास वोट बैंक रहा। अगर इसी को निकाल तो उसी रेशियो में कम ज्यादा होगा ना। बीजेपी को मैं बोलता हूँ बीजेपी को कम मिल गया, विपक्ष को ज्यादा मिल गया। विपक्ष को मान लीजिए उनको 60% मिला, तो आ गए 40% पे, तो भी तो नहीं होगा। सुनिए, नागपुर जो है वो आरएसएस का गढ़ है साहब, और आरएसएस के गढ़ से एक मैसेज जाता है पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो आरएसएस के पन्ना पर वोटिंग कम होने का मतलब है कि हार है बीजेपी अरे की। सुनिए वोटिंग कम होने का मतलब हार है बीजेपी की। अभी आकलन निकालेंगे उसके नहीं, ऊपर। मैं आकलन ये कह ये रहा हूं, बता जो दीजिए पन्ना तो प्रमुख पढ़िए। नहीं, बहुत आले टू वोटिंग से, कम बहुत होने आले का टू मतलब से। बीजेपी की हार है। वाले टू से अच्छा ये बताइए, 40% अगर वोटिंग हुई तो बीजेपी की हार है। बीजेपी की हार की निश्चित है। कैसे है? क्या बता कैसे दे रहा है? हूं मुझे आपको। बताइए। मैं बता दे रहा हूँ, सुनिए। जो पन्ना प्रमुख निकलते थे आरएसएस के, यही गलतफहमी है आपकी। आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सुन ये लीजिए, राजस्थान वो के इलेक्शन में आकर- भी यही चीज। अच्छा तो बताइए, आप मुझे ये भारतीय बताइए, जनता पार्टी का नहीं, वोटर नहीं, कौन नहीं, है? आप मुझे बोल रहे हैं कि राजपूत चिल्लाइए मत। नाराज है। हाँ, है। राजस्थान में जब चुनाव हुआ था, राजपूत के नाराज होने का चिल्लाइए मत। मतलब विपक्ष को चिल्लाइए जाके मत, वोट चिल्लाइए देते, मत, चिल्लाइए नोटा मत। दबाते, क्यों नहीं जाके विपक्ष को वोट दे दिया? अगर उसके बीजेपी बाद को आप आना देखिए है किसान तो नाराज। जो वोटर निकले नहीं वो जाके विपक्ष के लिए तो निकले आप होते। किसानों को नहीं मानते नहीं, वोटर है? नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ा वोटर किसान है। अगर किसान- सबसे ज्यादा बड़ा वोटर जो है गरीब अगर है, किसान नहीं जो निकला, मजदूर है, किसान निकल के उसने मजदूरों विपक्ष को वोट उनकी क्यों आय नहीं नहीं दिया? मिल रही है। अगर किसान और जो बीजेपी से युवा नाराज है, युवा तो जो किसान वोटर है, कांग्रेस को वोट देने वो के लिए भारतीय क्यों नहीं जनता निकला? पार्टी की जुमलेबाजी किसान में नहीं अगर फंस रही बीजेपी है। से नाराज है तो युवा जाके- वोटर भी है। जाके युवा कांग्रेस को वोटर का क्यों क्या नहीं वोट करेंगे? दिया? युवा वोटर अगर बीजेपी युवा से- वोटर कहाँ गया? अरे जो भाई, बेरोजगार है वो कहाँ चला अगर जाएगा? वोटर नाराज वो घर है में तो वो बैठेगा। निकलेगा तो नहीं निकले। निकल के उनको- कांग्रेस को तो उनको- देगा। हाँ, उनको उम्मीद ये नहीं गलत नजर आ है। रही है। नोटा उनको जैसे उम्मीद नहीं नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। निकल के उसने और भी लोग, और भी लोग, और भी लोग हैं। सरकार को नकारने जा रही है। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। कहाँ गया मैजिक? जाइए। कहाँ गया मैजिक? मैजिक कहाँ गया? वो मोदी मैजिक कहाँ गया? मैजिक चार कहाँ गया मोदी मैजिक? मैजिक कहाँ? तो लोगों ने क्यों नहीं अपील को सुना? मोदी का क्यों नहीं मैजिक सुना चार अपील दिन को? को आएगा। क्यों नहीं लोग वोट डालने निकल रहे हैं? कौन बोल रहा है किसने नहीं अच्छा सुना? बताइए कौन आप सुन रहा सोशल है? मीडिया पे अपील जाके करी, देखिए, कहाँ लोग निकले? सुन रहे हैं, 40% मैसेज रुक जाइए, रुक जाइए। AK मिश्रा जी, सही जवाब, सही जवाब। AK मिश्रा जी, AK मिश्रा जी, AK मिश्रा जी, बंगाल में लोग निकल रहे हैं। AK मिश्रा जी, अच्छा एक सुनिए, प्लीज, काऊ प्लीज, बेल्ट- प्लीज, प्लीज, प्लीज। 10 सेकंड। काऊ बेल्ट, हिंदी बेल्ट जो कहलाती है भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर, वहां तो वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, और देखिए पश्चिम बंगाल में जाकर के वोटिंग परसेंटेज बढ़ी हुई है। यूपी का गजब बताइए। है। प्रभात कुमार, प्रभात कुमार, नहीं नहीं, रुक जाइए। चिल्लम चिल्ली, चिल्लम चिल्ली, चिल्लम चिल्ली मत कीजिए। रुक जाइए, मुझे नहीं समझ में आएगा, किसी को समझ में नहीं। रुक जाइए, प्रभात कुमार, भर देते हैं लेकिन वोटर नहीं निकलवा प्रभात कुमार, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के आप लोग आपस में कर लीजिए, आप लोग आपस में कर लीजिए, आपस में कर लीजिए, आपस में कर लीजिए, आपस में कर लीजिए। कैमरा जूम कर दीजिए इनकी तरफ, कैमरा जूम कर दीजिए, कैमरा जूम कर दीजिए इनकी तरफ। यही दोनों बात करेंगे। नहीं, ये नहीं है, राजस्थान में कहाँ गए? वेस्टर्न यूपी के सारे ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। सही जवाब, प्लीज। AK मिश्रा जी, प्लीज, AK मिश्रा जी, प्लीज, ये तरीका नहीं है। प्लीज, जब मैं रोक रही हूँ, AK मिश्रा जी, प्लीज, ये तरीका नहीं है। जब मैं रोक रही हूँ तो AK मिश्रा जी, प्लीज। ऑब्जेक्शन तो होगा ही ना। तो अरे ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। प्रभात कुमार जी, जी प्रीति जी धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो ये जो मिश्रा जी की हमारी आप वैसे बिहार से लग रहे हैं, आपकी टोन से बिहार से लग रहे हैं। बिहार में मत प्रतिशत 43% ओनली, इतना कम क्यों? मैं बता रहा हूं, बिहार में जिन सीटों का चुनाव हुआ, आप जमुई देखो, जीजा जी, आप गया देखो, मांझी जी, उनके बेटे भी मंत्री हैं बिहार सरकार में। जब ऐसी लोकतंत्र का ऐसा मजाक होगा ना, ये परिवारवाद की बात करते थे, अभी परिवारवाद मिश्रा जी दिखता है? नहीं दिखता होगा आपको। अरे रुक जाइए प्लीज। मीसा भारती, राहुल गांधी ने मटन बना लिया, लेकिन बूथ नहीं भर पा रहे हैं। गांधी मैदान भर देंगे। मिश्रा जी, बूथ पे पर्सनल मत कीजिए, पर्सनल बोलेंगे, दूर बैठे हैं। मटन
बना दूर लिया बैठे हैं, और दूर बूथ बैठे नहीं भर पा रहे AK हैं। मिश्रा क्या जी, मजाक की बात करते हो यार AK मिश्रा जी, ज्यादा जोर से चिल्ला सकता बोलो, हूं मैं। अपनी मैदान बोलने भरने दीजिए वाले उनको। वोटिंग बूथ में अपने वोटरों को निकाल AK मिश्रा जी बोलने दीजिए उनको, 5 लाख करोड़ बीफ बोलने कंपनी दीजिए, से आपको मैं चंदा मौका लेने दे रही हूँ ना, उनको बोलने वाले दीजिए, थोड़ा सुन भी लीजिए। 2.5 लाख करोड़ बीफ कंपनी से चंदा लेने वाले हमें सनातन और हिंदू धर्म का ज्ञान देने बैठे हैं। मिश्रा जी छेड़ो मत, सारी तो चीजें क्या उनके करोगे? कर दूंगा। छोड़ोगे नहीं क्या? छेड़ोगे तो और छोड़ोगे नहीं, उसके आगे सुनो। छोड़ोगे नहीं। आपने सुनो आप हाँ, क्या सुने? आप भ्रष्टाचार की बात करते थे और गालियों की बात। प्रीति जी ने ठीक कहा, मैंने सैल्यूट किया कि भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रवक्ता मैंने देखा जिन्होंने ऑन एयर कहा कि कुछ कमियां हमारी है जिसको ये उकेर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सत्ता में कमियां है और उसको विपक्ष उकेरेगा। विपक्ष का काम ही यही होता है त्यागी जी, इसलिए मैंने आपको सैल्यूट किया। बाकी आपने गाली दी। अरे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कल्चर शुरू किया है, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, तो आप अगर कुछ बोलोगे तो हमें इन बातों का बुरा नहीं लगता। अरे वो 10 क्योंकि साल पुरानी बात छोड़ो यार, तुम बात करो गांधी मैदान में मटन बना करके तुम बूथ अपने बूथ में वोटरों को निकाल नहीं पा रहे हो। शर्म नहीं आती? 22 पार्टियों का अलायंस बिहार से शुरू हुआ और सारी इंडिया अलायंस मिल करके अच्छा, 40% AK मिश्रा जी का सवाल सही है। AK मिश्रा जी का मैं पूछती हूँ, एक सेकंड, अगर आप अपने वोटरों को भीड़ लग जाती, AK मिश्रा जी का रात को सवाल 9 बजे तक वोटिंग होती। AK मिश्रा जी का सवाल बहुत जायज है, वो ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लोग अभी बिहार में राजनीति में गांधी हैं। मैदान भर देंगे लेकिन वोटर नहीं एक निकल सेकंड, एक पाएंगे। सेकंड, जब आपकी रैलियों में लोग जा सकते हैं, चाहे वो मीसा भारती हो, राहुल गांधी हो, या फिर तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, और तमाम लोग हो, तो क्या ये लोग इन लोगों को पोलिंग बूथ तक खींच नहीं पाते क्या? क्या वहां तक नहीं लेके आते? अगर वोटिंग परसेंटेज कम है तो आपके रैलियों में तो लोग दिखते हैं ना। सही सवाल है उनका, बोलिए। अब रुक जाइए, इतना बोलने दीजिए उनको। हाँ, राजनीतिक विश्लेषक अगर इनका ये सवाल है, हाँ। तो एक उंगली अगर विपक्ष की तरफ है तो 4 उंगली सत्ता के साथ भी है। सत्ता पर उंगली उठेगी कि मोदी जी की रैलियों में जो ये भीड़ कहते हैं कि मोदी जी का जादू चल रहा है, तो भीड़ कहाँ को करते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इनका काम जो है दिख रहा है, लोग समझ इस चीज को। अरे तो इनके सवाल पे जवाब दे दीजिए ना, विपक्ष इनके आप सवाल पे हो, जवाब दे सवाल दीजिए। का जवाब दे नहीं रहे हो। विपक्ष आप हो, आप लड़ो बीजेपी से, टीएमसी से लड़ो, मित्रता करो, हमें क्या मतलब है? ठीक है मुकेश त्यागी जी, मैं सवाल पूछती हूँ, आप लोग जवाब नहीं दे रहे, छोड़िए। आप लोग जवाब नहीं दे रहे। मुकेश त्यागी जी, मुकेश त्यागी, अभी जो निकल कर आया, आप जवाब नहीं दे रहे। प्रभात कुमार, मैंने आपसे सीधा सीधा पूछा कि ठीक है, रैलियों में जब लोग नजर आ रहे हैं, पोलिंग बूथ तक आप लोगों को क्यों नहीं कैच कर पा रहे? यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी है। मैं ये कह रहा हूँ, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से, माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियों में जो लोग आते थे वो क्यों नहीं नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? मुकेश त्यागी, बसों में भर भर के आते थे, पैसे देकर के मुकेश आते थे, त्यागी, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? मुकेश अरे त्यागी, आप अपने ओरिजिनल सवाल पूछिए ना, दूसरों के सवाल को क्यों टोपी पहना रहे हैं? टोपी पहनाने वाली आदत नहीं गई क्या? मुकेश त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे, सुन लीजिए, बोलिए। मिश्रा जी सुनने कहाँ रहे? भाई जरा सोचिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप अभी आप फ्रस्ट्रेशन अभी स्क्रीन पे मत निकालिए। मैं ये कह रहा हूँ प्रीति जी कि देखिए हमारी जो स्थिति है, पहले तो ये जो डिस्कशन हो रहा है, मैं समझता हूँ परिपक्व डिस्कशन नहीं हो रहा है। डिबेट होनी चाहिए कि इसमें किसको कितनी संख्या बल मिलने वाली है। बोलिए, बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, आप ही बोलिए। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गई हूँ, आप ही बोलिए थोड़ा। मैं बोलूं प्रीति जी, ये इनको ही बोलने देंगी आज। मैं ये कह रहा हूँ प्रीति जी, देखिए ये जो है बहुत परिपक्व डिबेट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये वोटर टर्नअराउंड को ही आधार मान रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये मैं समझता हूँ ये सबसे ज्यादा कोई सीरियस डिबेट नहीं है। डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जनता की आस्था बरकरार है या नहीं है। जिस प्रकार से पुराने ट्रेंड देखे गए हैं, पहले 2014 में 31%। नहीं, सवाल जो है, रुक जाइए मुकेश जी, रुक जाइए। यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं, सवेद सैयद जवाद अपनी बात रख रहे हैं, AK मिश्रा जी अपनी बात रख रहे हैं। उसमें से AK मिश्रा जी ने सवाल पूछा, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि आपकी रैलियों में बिहार में, जब मैंने कम वोटिंग की बात की, कम वोटिंग परसेंटेज की बात की, उन्होंने कहा कि रैलियों में लोग दिख रहे हैं, आप उनको कैच क्यों नहीं कर पा रहे पोलिंग बूथ तक? तब सवाल आया कि यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए कि उनकी भी ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री उनके भी बिहार में हैं, वो लोग क्यों नहीं कैच कर पाए, उनको लेके जा पाए पोलिंग बूथ तक?
देखिए, इसका तो विश्लेषण अभी किया जाएगा, क्यों नहीं वो पहुंचे, क्या कारण रहा, क्या हो सकता है कि स्थानीय व्यवस्था कुछ ऐसी नहीं हो जो कि उसके लायक नहीं हो। परंतु जनता, जैसे मैंने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि हमारे वोटर्स के जो जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। और जब आप ये कहते हैं, और अभी आप रिजल्ट देखिएगा, पहले सातों पहल उनको चरण को हो जाने दीजिए, तब बताइए क्या परसेंटेज वोटिंग हुई है। अभी से आप पहले से निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अरे ये वोटें परसेंटेज कम हुई है, भारतीय जनता पार्टी का स्थिति गंभीर है। ये मैं समझता हूँ इस प्रकार की बातें करना बहुत ही बचपने वाली बात होगी। रिप्लाई कर दूं? देखिए, अच्छा, उनको पहले बोलने दीजिए। हमारा पहले 31% वोट हुआ करता था, फिर 2019 में 37.36% हुआ, और ये लगातार वोट परसेंटेज हमारा बढ़ता जा रहा, और कांग्रेस का वोटर परसेंटेज जो है लगातार घटता जा रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ 100 में से 50 लोगों ने भी वोट किया। हाउ डज इट मैटर? गलत है। मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में सबको देना चाहिए। लेकिन अगर जीत, आप इस समय बात करेंगे उन्हीं 50 वोटर में किसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है, और मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी एनडीए की है, और आप लोगों की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। और अंतर्गत जो है 5 जून को जब रिजल्ट आएगा, वो बिहार की जनता ने भी एक मैसेज दिया, आप उसको शायद थोड़ा सा, मुकेश त्यागी जी, ये ख्याली पुलाव सुनिए मुकेश त्यागी जी, बिहार का रीजन आपको देता हूं, आपकी शायद समझ में आए। आपका एनडीए गठबंधन जब नीतीश कुमार जी के साथ दोबारा हुआ तो बिहार की जनता ने खुद को ठगा हुआ महसूस करा, क्योंकि वहीं से ये बात करी गई थी कि स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंटर यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े वादे एनडीए सरकार के अंदर रहते हुए नीतीश कुमार साहब ने करे थे। रोजगार देने की बात कही गई थी, वो नहीं दिए गए। और फिर दोबारा जब माननीय गृह मंत्री जी बिहार के अंदर जाके कहते थे कि नीतीश बाबू से कोई गठबंधन नहीं होगा, सारी ताबियां, सारे ताले उठा करके फेंक दिए, तो बिहार की जनता ने, खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी का, जो एनडीए का वोटर था, उसने खुद को ठगा हुआ महसूस करा है। उसका ये कहना है अगर जाएंगे तब भी नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार के साथ आपने गठबंधन करके वहां की जनता को ठगा हुआ, तो वहां की जनता में कोई ऐसा एक्साइटमेंट नजर नहीं आया। जो आरजेडी का वोटर है, जो कांग्रेस का चिल्ला वोटर के है, मत बोलिए कि जो दूर बैठे हैं उसकी आवाज नहीं आए। नहीं, वो तो निकला प्रीति, जो आरजेडी का वोटर निकला है, जो कांग्रेस का वोटर निकला है, जो लेफ्ट, जो भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का था, पिछली बार 39 सीट जीती थी मुकेश, और 1 सीट पे सीमांचल के अंदर थी। चलिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जल्दी से आपको लिए चलते हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है? और लगभग 27,938 के आसपास सेवा मतदाताओं को भी हमने ईटीपीबीएस के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रेषित किया गया है। 7,943 कार्मिकों को इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया था। इन कार्मिकों द्वारा अपने तैनाती के बूथों पर मशीन के माध्यम से वोट डाले गए हैं, और इन 8 निर्वाचन क्षेत्रों में 8 सामान्य प्रेक्षक लगे। चलिए, चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि वो इंडिया अलायंस के साथ फिलहाल चुनाव बंगाल में नहीं लड़ रही हैं, टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी टीएमसी कार्यकर्ता या फिर बंगाल की जनता अगर कांग्रेस को 1 वोट देता है तो वो सीधे भारतीय जनता पार्टी को 2 वोट में तब्दील कर जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार जल्दी से सुनवाते हैं। আমরা ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমায় ভোট দিন। শুনুন, ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, আর ওটা দিল্লির কথা, এখানকার কথা নয়। এখানে কংগ্রেস সিপিএম ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স করে না, ওরা বিজেপি করে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ভোট কংগ্রেসকে দেওয়ার অর্থ বিজেপিকে 2টো ভোট দেওয়া। আমরা ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমায় ভোট দিন। শুনুন, ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, আর ওটা দিল্লির কথা, এখানকার কথা নয়। এখানে কংগ্রেস সিপিএম ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স করে না, ওরা বিজেপি করে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ভোট কংগ্রেসকে দেওয়ার অর্থ বিজেপিকে 2টো ভোট।
तो अगर प्रभात कुमार हमारे साथ हैं तो जरा उनको लाइन पे ले लीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात है। जवाद ये कह रही हैं कि अगर एक वोट भी अगर कांग्रेस को बंगाल की जनता करती है तो भारतीय जनता पार्टी को सीधे 2 वोट में तब्दील हो जाएगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और कही कि यहाँ पर टीएमसी अकेले लड़ेगा। क्या कहेंगे? लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात ये देख लीजिएगा कि वो अभी भी इंडिया अलायंस के साथ हैं, इंडिया अलायंस के बाहर नहीं है। अगर कल को होगा, सीधा बोल दिया कि नहीं यहाँ गठबंधन में नहीं हूँ। नहीं, वहाँ बंगाल की परिस्थिति दूसरी है, बंगाल के अंदर नहीं है। लेकिन अगर सरकार में बंगाल की परिस्थिति दूसरी सुनिए प्रीति, सुन लीजिए। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये अब नेता बोल रही है कि हम नहीं है अलायंस में, ये वही लॉजिक है। ममता बनर्जी ने क्लियर इस चीज को कहा कि वहां पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कल को सरकार बनती है इंडिया अलायंस की और जो आ रही है तो वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। यही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में 200 पार का नारा लगाया था, याद है आपको? क्या हुआ उस 200 पार के नारे को? फिर वही फर्जी वाली बातें, 400 पार के अंदर भी मुंह की खाएंगे और 200 पार के भी खाई थी। बंगाल के अंदर पिछली बार 18 सीटें थी, डबल डिजिट नहीं क्रॉस होने जा रही। अभी देख लीजिएगा चुनाव के अंदर 70% के आसपास वोटिंग है, 2019 में भी थी लगभग। और आज की मौजूदा परिस्थिति उठा करके देख लेंगे, चाहे राजस्थान देख लीजिए, राजस्थान के अंदर धौलपुर के अंदर जो वोटर था भारतीय जनता पार्टी को, उसको ठगा हुआ महसूस हो रहा है, जो वसुंधरा राजे सिंधिया जी के साथ हुआ, पर्ची वाले चीफ मिनिस्टर के नाम से मशहूर हैं। और आज की मौजूदा स्थिति ये है, जितनी वसुंधरा जी को पसंद करा जा रहा था और एक पर्ची दे करके उनको हटा दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था वो बड़ा नाराज है इस तरीके की रणनीति के साथ। अभी आप उठा करके देख लीजिएगा मध्य प्रदेश के अंदर अब AK मिश्रा जी जल्दी से, AK मिश्रा जी, ये बहुत बड़ा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बांग्ला में कह रही हैं कि यहाँ का एक भी नागरिक अगर ये सोच रहा है कि वो कांग्रेस को अगर वोट दे रहा है, क्योंकि वो कह रही हैं कि ना तो यहाँ वामपंथी अब हैं, ना तो यहाँ पर CPI है, ना तो यहाँ पर अब कांग्रेस के लोग हैं, तो अगर कोई भी ऐसे में कांग्रेस को वोट करेगा तो सीधा वोट तब्दील भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर हम मान लें कि बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है थी, जैसे विपक्ष के लोग प्रचार में बोल रहे थे, तो एंटी इनकम्बेंसी में भी तो विपक्ष के वोटर को निकलना चाहिए था ना बीजेपी के खिलाफ। वो नहीं निकल रहे हैं। ये इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा। एंटी इनकम्बेंसी में विपक्ष के वोटर निकलते हैं और धुआंधार वोटिंग करते हैं, वो दिख नहीं। दूसरी चीजें ममता बनर्जी के देखिए 2 तरीके से एनालिसिस होगी। एक तो ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि हम अकेले रहें, कांग्रेस आने से या और पार्टियां अगर आएंगी तो सीटें और वोट बटेंगी तो ममता बनर्जी का प्रभुत्व खत्म होगा। इसका एक फायदा बीजेपी को भी हो सकता है। इसका लॉन्ग टर्म में ममता दीदी क्या गेम खेलना चाहती हैं कि अगर उनकी सीटें बहुत ज्यादा आई तो इंडिया अलायंस में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए फिर मोल तोल वो करेंगी। इंडिया अलायंस में भी एक कंपटीशन है कि पीएम का चेहरा कौन होगा, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। खूबसूरती और बुराई की बात नहीं क्या है कि एक चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाए। ममता दीदी के क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उनके खोपड़ी में क्या चल रहा है, मैं ये अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं आई, 250 240 में रुक गई, यहाँ पे तो चेहरा कौन होगा? क्या प्राइम मिनिस्टर होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक इंटरनल बहुत अच्छा इंडिकेशन है। चेहरे वहाँ पे है, वहाँ पे चेहरे बताइए, नाम ले दीजिए। अरे यहाँ पे इंडिया अलायंस का चेहरा ये लोग नहीं कर पाए डिसाइड। लोकतंत्र में चेहरा जो होता है वो जनता होती है, और क्या राजतंत्र में चेहरा होता है? किसने बोला चेहरा नहीं होता है? नहीं होता है, लोकतंत्र का चेहरा नहीं होता है। आप देख लीजिए, आप चाह रहे हैं कि देश के अंदर डिक्टेटरशिप हो। आप बताइए, यहाँ तो 10 चेहरे हैं, प्रधानमंत्री को छोड़ करके अगला प्रधानमंत्री कौन? कोई जवाब नहीं भारतीय जनता पार्टी का। सारे चेहरे बात करना है, रनिंग कमेंट्री करना है तो बहुत ठीक है। बताइए। अरे मुकेश त्यागी प्रवक्ता, भारतीय जनता प्रवक्ता बैठे, हमको बोलने दीजिए, प्रवक्ता को 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 बोलने दीजिए, मुख्यमंत्री के लिए चेहरा, प्रवक्ता को बोलने दीजिए, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा, प्रवक्ता को बोलने दीजिए, प्रवक्ता को बोलने दीजिए, मुकेश त्यागी को बोलने दीजिए, प्रवक्ता को बोलने दीजिए, मुकेश त्यागी सुनने के लिए नहीं आते हैं। मुकेश त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कौन बनेगा ये तुरंत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ। मुख्यमंत्री बनेगा।
चलिए जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता जयपुर से पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा, क्या रहा आज पूरे दिन भर का हाल जयपुर में और लोगों के मन में क्या है, क्या लग रहा है? देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात ये है कि जयपुर के अंदर विशेषकर और राजस्थान की बात करें तो 12 सीटों के अंदर आज द्वंद्व देखने को मिला था। और खास बात ये है कि 7 से 8 सीटों में टफ फाइट हुई है। माना जा रहा था कि क्लीन स्वीप बीजेपी के लिए बहुत इजी होगा, लेकिन जिस तरीके से वोटर्स का रुझान आखिरी समय पर नजर आया है, और वो आखिरी रुझान अभी भी देखिए लगातार, मैं बूथ पर यहाँ पर मौजूद हूँ। जयपुर शहर की ये सीट है और बूथ पर लोगों का जमावड़ा, या यूं कहें कि वोटर्स का जमावड़ा अभी भी लगा हुआ। लोगों का क्या कहना है? सीटों की बात राजनीतिक वो तो 4 जून को पता चलेगा। लोगों का रिएक्शन क्या रहा मतदान को लेकर के? क्या वो उत्साहित थे? जगह पर हैं। हाँ, उत्साहित थे। बिल्कुल, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आया है और चुनाव आयोग का इस बार एक्सपेरिमेंट जिस तरीके का रहा वो काबिले तारीफ कहा जाएगा। फिर चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स को सर्टिफिकेट देने की बात हो या फिर कर्मचारियों के लिए अलग से जिस बूथ पर वो मौजूद हैं वहीं पर वोटिंग कराने की सुविधा उपलब्ध कराना बड़ी बात है। और देखिए 6 से 7 बजने का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी वोटर्स कतार में खड़े हैं और उनको वोटिंग के लिए 6 से 7 बजने का समय हो चुका है, लेकिन वोटर्स अभी भी कतार में खड़े हैं। और ये दिखाता है कि जयपुर में लोग, खासकर जहां हमारी संवाददाता खड़ी वहां पर लोग उत्साहित है और वहां से वोट कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। क्या लगा आपको समीकरण? अभी फिलहाल दिया कुमारी से भी आपकी बातचीत हुई। महिला वोटर्स क्या खींचेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस लोकसभा चुनाव में? महिलाओं के मन में क्या मोदी की गारंटी है? प्रीति, सबसे खास बात इस बार के चुनाव में क्या, राजस्थान के अंदर खासकर मैं बात करूंगी तो क्या नजर आ रही है? अमूमन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में लोगों को मुद्दे के बीच में डिफरेंस पता नहीं होता है। जब आप विधानसभा में आएंगे तो भी सेंट्रल के जो मुद्दे हैं वो हावी रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर लोगों को उनके कोर मुद्दे पता हैं। खास बात ये देखने को मिली, उन्हें पता है कि उनको अपने सांसद से क्या चाहिए और क्या वो गलती। ये बड़ी बात है, बिल्कुल ये बड़ी बात है कि लोगों को ये पता है कि वो किसे वोट कर रहे हैं और अपने सांसद से उन्हें क्या चाहिए। हमारे साथ संवाद तमाम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम लोग हमारे साथ जो इस डिबेट में जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो देश के कोने कोने से जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना न भूलें हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।